हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटे, आज हम चर्चा करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बेटे राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय निकालने से पहले बेटा हमें कुछ चीजों को समझना है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत अवधारणाएं हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज की हम क्लास में उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। सर कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट? बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि वस्तुएं, इकोनॉमिक्स में वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले चैप्टर सेकंड की आज हम पार्ट 1 लेकर चलेंगे बेटा। चैप्टर सेकंड इतना इजी नहीं है कि एक ही क्लास में बेटा मैं आपको करा दूं। आज के पार्ट में बेटा मैं सिर्फ आपको कराने वाला हूं वस्तुओं के प्रकार। इससे एक प्रश्न बनता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है बेटा, ये समष्टि अर्थशास्त्र चल रही है। पहली वाली थी व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो बोलते हैं, और ये मैक्रो है, विस्तृत। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब विस्तृत। तो ये विस्तृत वाली अर्थशास्त्र है बेटे। तो इसमें पहला टॉपिक आपके पास है वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो सीधी सी बात है, हम सबको पता है बेटा वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कहोगे सर कैसे? भाई या तो वो वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए बनी होंगी, हम लोगों के लिए, जो लोग उसका खुद के लिए प्रयोग करते हैं, या वो वस्तुएं किसके लिए बनी होंगी? वो वस्तुएं बनी होंगी भैया इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री का मतलब उत्पादकों के लिए, जो वस्तुओं को बनाते हैं उनके लिए भी वस्तुएं बनती हैं। कुछ वस्तुएं हमारे लिए बनती हैं, हम आप जो भी हम सब लोग बेटा घरों में रहते हैं, जिनका काम चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे मैं आटा खरीद के लेकर आता हूँ, कार खरीद के लेकर आता हूँ, टीवी खरीद के लेकर आता हूँ, फ्रिज खरीद के लेकर आता हूँ। क्यों? अपने खुद के यूज़ के लिए। तो कुछ तो उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं होती हैं, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो कंपनियां वो भी खरीदती हैं। अब कंपनियां कैसे खरीदती हैं भाई? वो भी मशीन खरीदती हैं, इक्विपमेंट खरीदती हैं, कच्चा माल खरीदती हैं। तो वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, एक उपभोक्ताओं के लिए बनी है और एक उत्पादकों के लिए बनी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता वस्तुएं किसे बोलते हैं, कंजप्शन गुड्स किसे बोलते हैं, या कंज्यूमर गुड्स किसे बोलते हैं। तो उपभोक्ता या उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी जाती है। मतलब फाइनल कंजप्शन के लिए, प्रयोग करने के लिए। सिंपल बोलूं तो उपभोक्ताओं द्वारा जो प्रयोग करने के लिए खरीदी जाती है। मतलब इनका काम बेचना नहीं है, हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, हम यूज करने के लिए खरीदते हैं। इन्हें आगे उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। उपभोक्ता वस्तुएं भी तीन प्रकार की होती है। तो पहली तो बात है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए खरीदी जाए, उसे उपभोक्ता वस्तु बोल दो। अब ये होगी तीन प्रकार की, या तो ये टिकाऊ होगी, या ये अर्ध टिकाऊ होगी, या ये गैर टिकाऊ होगी। यानी कि या तो ये ड्यूरेबल गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल है, या नॉन ड्यूरेबल है। अब ड्यूरेबल गुड्स का मीनिंग क्या हुआ? टिकाऊ वस्तु का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप लगातार कई वर्षों तक यूज कर सकते हैं। एक बार खरीद ली, कई साल तक यूज करते रहो। जैसे आपने टीवी खरीदा, 4-5 साल चलेगा। कार खरीदी, 8-10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी। फ्रिज खरीदा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। तो ऐसी वस्तु जो एक बार खरीद दो और कई सालों तक आपको प्रॉफिट देती रहे, सॉरी, कई सालों तक आप उसका यूज करते रहो, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स, है ना। ये मोर देन 1 ईयर चलते हैं एक तरह से। एक होते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक बार आपने खरीदी और लगभग लगभग की बात है 1 साल 1.5 साल तक आप उनका यूज कर सकते हो। जो लगभग 1 साल तक प्रयोग की जाती है। लगभग का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी। तो ऐसी वस्तुएं जो लगभग 1 साल तक प्रयोग की जा सके, उन्हें बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब एग्जाम्पल, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, क्रॉकरी होते हैं, जूते होते हैं, सॉक्स होते हैं। ये सब चीजें कैसी हैं? ऐसा तो नहीं भाई आपने एक बार जूते खरीदे 15 साल तक यूज कर रहे हो, या कपड़े खरीदे 20 साल तक यूज कर रहे हो। लगभग 1 साल 1.5 साल
हो सकता है 6 महीने में जूते फट जाएं। क्रॉकरी है, जो कांच के बर्तन लेकर आते हो सकता है 1.5 साल चल जाए, हो सकता है 10 दिन में टूट जाए। तो ये लगभग 1 साल तक, एक से ज़्यादा बार यूज़ कर दोगे और कई सालों तक यूज़ नहीं कर सकते बेटा। लगभग 1 साल तक यूज़ कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। आप इसमें ये मत सोचना कि भाई मैं तो एक बार कपड़े खरीदता हूँ 20 साल तक चलाता हूँ, आपकी बात अलग है, एक्सेप्शन केस हो सकता है। अदरवाइज ये माना जाता है इनकी लाइफ लगभग 1-1.5 साल होती है बेटा, अगर आप लगातार यूज़ करोगे। 50 जोड़ी खरीद रखे हैं, एक का नंबर ही 1 साल में आता है तो बात अलग है। तो ऐसी वस्तुएं जो लगभग, जो 1 साल से ज़्यादा तक, कई सालों तक यूज़ करें, वो ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ वस्तुएं। जो लगभग 1 साल तक यूज़ करें वो सेमी ड्यूरेबल यानी कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ओनली कह सकते हैं वन टाइम यूज, ऐसे गुड्स जिनका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं। एक बार अगर यूज कर लिया जितना पार्ट, तो उतना पार्ट आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, नॉन ड्यूरेबल है। सर कैसे? जैसे दूध, आपने एक गिलास दूध लिया, अगर वो पी लिया तो उस दूध को आप दोबारा तो नहीं पी सकते, तो अगर मैंने आधा पिया है बेटा, जितना पी लिया वो तो दोबारा नहीं पी सकते, जितना गुड्स यूज कर लिया उसे आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते। अब सोचोगे फ्रिज में भी ऐसा होता है, जितने फ्रिज में बर्फ जमा दी, अब दोबारा बर्फ नहीं जमेगी, दोबारा भी जमेगी, क्या दोबारा पानी ठंडा नहीं होगा? दोबारा भी होगा। लेकिन वो दूध जो आप पी चुके, क्या दोबारा पी सकते हो? तब बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कैसा हुआ? वो नॉन ड्यूरेबल गुड। चॉकलेट जो खा ली, क्या दोबारा खा सकते हो? तब बिल्कुल नहीं। तो नॉर्मल इसके अंदर आती है खाने पीने की वस्तुएं, या ऐसी कोई भी वस्तु जो सिर्फ आप एक बार, कहते हैं वन टाइम यूज है, एक बार यूज कर लिया दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब वो गैर टिकाऊ नॉन ड्यूरेबल गुड्स थे। ऐसा कोई भी वस्तु हो जो सिर्फ एक बार यूज की जाए, दोबारा यूज ना कर सके, उसे क्या बोलते हैं भाई? गैर टिकाऊ वस्तुएं। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, गैर टिकाऊ वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, इनका जीवन छोटा होता है, जैसे स्टेशनरी की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, साबुन, सब्जी, फल आदि, ये सब गैर टिकाऊ वस्तुओं के अंदर आते हैं। कुछ कहने से हम तो साबुन को 1 साल तक यूज कर सकते हैं, नहीं भाई, जितना पार्ट यूज करते रहोगे वो खत्म होता चला जाएगा, यूज करते करते खत्म होता चला जाता है। कपड़े ऐसा नहीं एक बार यूज कर लिए वो इतने घिस गए, है ना, वो सारी चीजें जो यूज करने पर खत्म हो जाए वो सब क्या कहलाते हैं आपके पास? नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ। अब इसके अंदर दो चीजें, दो शब्द और आए, एक बोला गया मध्यवर्ती वस्तुएं और एक को बोला गया अंतिम वस्तुएं। इसमें डिफरेंस भी आता है एग्जाम के अंदर करने के लिए, तो इस डिफरेंस को भी करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है बेटा? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में आप कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं या दोबारा से बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु। और ये नॉर्मली कौन खरीदती है? जो इंडस्ट्रियां होती हैं उनके लिए कहलाती हैं। जैसे कि किसी इंडस्ट्री ने, किसी कंपनी ने आटा खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, तो वो आटा कच्चा माल था, वो कैसी कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हम किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए खरीदते हैं कच्चे माल के रूप में, कि वो दूसरी वस्तु का कच्चा माल है, उससे हम दूसरी वस्तु बनाएंगे। जैसे आटा बना, मैंने फिर से क्या बोला, बिस्किट बनाने वाली ने क्या खरीदा? गेहूं खरीदे होंगे, या आटा खरीदा होगा, या मैदा खरीदी होगी, कुछ चीनी भी खरीदी होगी, कुछ घी भी खरीदा होगा, कुछ ऑयल भी खरीदा होगा, वो सब कच्चा माल था किस चीज़ का? बिस्किट को बनाने का। तो वो सब क्या थी? उसकी मध्यवर्ती वस्तु यानी कि इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? या जरूरी नहीं कि कच्चे माल के रूप में खरीदा, किसी कंपनी ने कोई वस्तु खरीदी है, दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी है, वो पूरी तैयार थी लेकिन उसे बेचने के लिए खरीदा है, बनकर तैयार हो चुकी है लेकिन अभी भी उसे बेचने के लिए खरीदा है, रीसेल के लिए खरीदा है, तो वो भी क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स ही होती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये नहीं कि वो कच्चा माल हो, या तो वो कच्चा माल हो या उसे रीसेल के लिए खरीदा गया हो, तो वो भी क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आती हैं, क्योंकि उसे रीसेल दोबारा से बेचने के लिए खरीदा गया है। एक होते हैं फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। अब ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तु जो फाइनल कंज्यूमर, हम लोग खरीदते हैं बेटा, अंतिम भोक्ता खरीदते हैं। किस चीज के लिए खरीदते हैं? रीसेल के लिए नहीं, अपने खुद के प्रयोग के लिए। तो ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता खरीदे खुद के प्रयोग के लिए, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे फिर से रिपीट करता हूँ बेटा मैं, आटा, आटा एक बेकरी वाला भी खरीद सकता है बिस्किट बनाकर बेचने के लिए, आटा हम भी खरीद सकते हैं। कोई हमसे कहे आटा कैसी वस्तु है,
तो ये फर्क नहीं पड़ता। आटा कैसी वस्तु है कहोगे, वो हमें नहीं पता। जब कहेगा आटा एक गृहस्थ ने खरीदा है, या एक गृहिणी ने खरीदा है, या एक हाउसवाइफ ने खरीदा है आटा, तो वो क्यों खरीदा होगा बेटा हाउसवाइफ ने? घर में बनाने के लिए। तो वो अंतिम वस्तु होगी, घर के प्रयोग के लिए खरीदा है। और वही आटा अगर किसी बेकरी वाले ने खरीदा है, किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीदा है, तो वो मध्यवर्ती हो गया। तो याद रखना, सेम आटा है, अब डिपेंड करेगा उसका प्रयोग क्या है। क्या उससे दूसरी वस्तु बनाकर बेचना है, तो वो मध्यवर्ती हो गई। और अगर खुद के प्रयोग के लिए खरीदना है, तो वो अंतिम वस्तु हो। तो अंतिम वस्तु हम लोग खरीदते हैं खुद के प्रयोग के लिए, ना कि कुछ बनाकर बेचने के लिए। जबकि मध्यवर्ती वस्तु कौन खरीदता है? दुकानदार खरीदते हैं, या तो उसे दोबारा से उसे बेचने के लिए, या उससे कुछ और बनाकर बेचने के लिए। मुख्य उद्देश्य बेचना होता है वहां पर। या तो वो खुद उस वस्तु को बेच देंगे, या उससे कोई और वस्तु बनाकर तब बेच देंगे, लेकिन वो बिकेगी जरूर। तो उसे क्या बोला गया? मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि इंटरमीडिएट। एक होते हैं पूंजीगत वस्तुएं, ये उपभोक्ता वस्तु के अंदर नहीं आती। ये किसके अंदर आती है भाई? ये आपके पास आती है उत्पादक वस्तु के अंदर, कैपिटल गुड्स। यानी कि ऐसी, ये भी अंतिम वस्तुएं होती है एक तरह से, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग कौन करते हैं? उत्पादक करते हो, किसी अन्य वस्तु को बनाने में, कच्चे माल के रूप में नहीं, उस वस्तु को बनाने के लिए बेटा। जैसे कि मशीन खरीदी, तो मशीन कच्चा माल नहीं होती, मशीन से चीजें बना बनाकर उसे प्रयोग करते हैं बेटा, याद रखना। पूंजीगत वस्तुएं बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, पूंजीगत वस्तुएं किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए खरीदी जाएंगी, लेकिन वो बेचेगा नहीं। जैसे कि किसी कंपनी वाले ने, देखो सपोज करते हैं, एक बिस्किट कंपनी वाला था, उसने आटा खरीदा, वो मध्यवर्ती वस्तु थी। क्यों? क्योंकि वो कच्चा माल है बिस्किट बनाने के लिए, बिस्किट बनकर आटा खत्म हो जाएगा और बिस्किट को बेच देंगे। और उसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एक मशीन भी खरीदी होगी बिस्किट बनाने वाली। अब सोचो, क्या वो मशीन वो कच्चा माल है? क्या मशीन बिक जाएगी? नहीं भाई, मशीन तो वो प्रयोग करता रहेगा, लेकिन वो किसने खरीदी? कंपनी ने। तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे? पूंजीगत वस्तु। क्या बोलेंगे बेटे उसे? पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स। तो बनाने वाले दो तरह की वस्तुएं खरीद सकते हैं, कच्चा माल भी तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई, और मशीन भी तो वो पूंजीगत वस्तु हो गई। कच्चा माल मध्यवर्ती वस्तु, और मशीन पूंजीगत वस्तु। क्योंकि कच्चा माल दोबारा से बेचने के लिए खरीदा गया है, ताकि उससे कुछ और बन के वो बिक जाए, माल खत्म वो बिक जाएगा पूरा पूरा। लेकिन मशीन कंपनी के पास ही रहेगी, वो कई साल तक यूज करती रहेगी। आटे को कई साल तक यूज नहीं करना, आटे से बिस्किट बना, आटा गया, लेकिन जब मशीन से बिस्किट बना तो मशीन वहीं रह गई। तो ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं बेटा? पूंजीगत वस्तुएं। ये कई साल तक प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इन्हें कभी भी पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदा जाता। एक होता है इन वर्ड इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट शब्द का मीनिंग क्या है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निवेश है, अर्थात पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि। जो कंपनी के पास पूंजी है, पूंजी का मतलब निवेश है, या ऐसा कह सकते हैं जो कैपिटल गुड्स हैं। अभी हमने पढ़ा था ना बेटा, ये रहे पूंजीगत वस्तुएं। अगर आप पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाओगे, तो वही निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि किसी कंपनी ने कोई मशीन खरीद ली, वो उसका निवेश है। कोई भूमि खरीदी, वो उसका निवेश है। कोई भवन खरीदा, वो उसका निवेश है। निवेश क्या होता है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, या कह सकते हैं पूंजीगत वस्तुओं को खरीदना ही निवेश कहलाता है बेटा। यहाँ इन्वेस्टमेंट से मतलब ये नहीं है आपने बैंक में पैसे जमा कर लिए। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुओं को खरीदना, कैपिटल गुड्स को खरीदना। क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। तो कैपिटल गुड्स का स्टॉक जितना बढ़ाते रहोगे, आपका निवेश उतना ही बढ़ता रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही बढ़ता रहेगा। एक शब्द होता है सकल और एक होता है शुद्ध निवेश। अब फर्म द्वारा स्थायी संपत्ति, बेटा वही पूंजीगत संपत्ति, स्थायी संपत्ति पर क्रय पर जितना भी पैसा खर्च किया, मान लो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख रुपए खर्च किया मशीन को बनाने पर या मशीन को खरीदने पर, उस 1 लाख को कंपनी क्या बोलेगी? सकल निवेश। क्या बोलेगी बेटा उसे? सकल या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख की मशीन तो खरीदी, लेकिन 1 लाख की नई इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन जो पुरानी मशीनरी थी वो तो घिसती रहती कि नहीं घिसती रहती बेटा? हाँ जी सर, घिसती है। तो सीधी सी बात है, 1 लाख की मशीनरी खरीदी, ये तो हो गया सकल निवेश। अब 1 लाख की मशीनरी पर या पुरानी मशीनरी पर ये मान लो 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन का मतलब पुरानी मशीनरी की वैल्यू गिर गई, घिस गई, 20,000 की मशीन घिस भी दी, तो इसे क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट या शुद्ध
निवेश। यानी कि जो सकल निवेश होता है उसमें से क्या घटा दो, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, संपत्ति के यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 1 लाख रुपए हमने मशीन में लगाए, 1 लाख की मशीन खरीदी, सकल निवेश, इसे निवेश बोलते हैं, सकल निवेश बोलते हैं। अब 1 लाख की मशीनरी खरीदने के बाद 20,000 की घिसावट भी हो गई, तो सकल निवेश में से घिसावट घटा दो, जो बची रह गई 80 की, अभी भी एक्स्ट्रा मशीन बढ़ गई हमारे पास, उसी को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध निवेश। तो शुद्ध निवेश का मतलब होता है सकल निवेश तथा मूल्यह्रास का। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है स्टॉक और प्रवाह। ये बड़ा टॉपिक है, इसे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। यानी कि हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो किसे कहते हैं और उनमें क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। उसके अलावा मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इन्हें हम करेंगे एक अगली क्लास में, छोटी छोटी क्लास लेंगे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।